चलिए अपने जीएसटी कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम पे। थोड़ा सा आपको क्विकली एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या, और फिर रिमेनिंग पॉइंट्स पे चलते हैं। कुछ टेक्निकल चीजें भी समझनी है आज, कुछ सम्स भी सॉल्व करने हैं, तो दोनों पार्ट्स रहेंगे। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम जीएसटी या सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 10 है, वो हम देख रहे थे। मेन आइडिया वो था कि जो स्मॉल सप्लायर्स हैं, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, उनको जीएसटी के प्रोविजन से उसके सिस्टम से कुछ रिलीफ देना जरूरी है। बिकॉज कंप्लायंस का काम थोड़ा सा ओवरबर्डन्ड और कॉम्प्लिकेटेड तो है, तो जितना उनके लिए इजी रखा जाए बेटर है। आइडिया वही है कि यार वो बिजनेस पे ध्यान दे, बिजनेस बढ़ाए अपना, और फिर रेगुलर स्कीम में आ जाए, तब तक के लिए उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो आइडिया ये लगाया गया कि आउटपुट टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा, सामने आईटीसी का बेनिफिट चला जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। हर महीने रिटर्न भरने का झंझट खत्म, साल का एक ही रिटर्न भरना है, ये स्कीम है। बट अपनी पॉकेट से 1% टैक्स देना पड़ेगा, टर्नओवर के बेसिस पे वैसा है। अच्छा, ये टैक्स का पेमेंट क्वार्टरली होता है और रिटर्न भरना होता है साल में एक बार। तो आपको पेमेंट साल में 4 बार करना होगा, हर क्वार्टर का टर्नओवर निकालो, उसका जो 1% बनता है वो पे कर दो। लेकिन रिटर्न एक ही बार भरना है, हिसाब साल के एंड में एक बार दे तो खत्म हो गया। वो 25 रिटर्न भरने के बदले एक रिटर्न भरना काफी ईजी हो जाता है। तो आपका अकाउंटिंग कॉस्ट बचता है, लेकिन फिर 1% पॉकेट से जाता है। अब आपको करना होगा कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएं या रेगुलर सिस्टम चलने पे। अच्छा, ये एनुअल स्कीम है और ऑप्शनल है, हर साल आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है कि आपको इस स्कीम में जाना है कि नहीं जाना है। अगर आप स्मॉल स्केल सप्लायर हो और आपको आईटीसी चाहिए और आप जीएसटी कलेक्ट करने के लिए रेडी हो, तो ये स्कीम फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, दिस इज प्योरली ऑप्शनल। ये हमें ध्यान रख के चलना है वैसा। अब इसमें हमने देखा ये स्कीम किसके लिए है, किसके लिए नहीं। तो इनिशियली इन्होंने बोला कि जो स्कीम निकाली थी वो मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही थी, बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स कवर नहीं होते थे। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को 1% टैक्स अपनी पॉकेट से भरना होगा और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को 5%। ये सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लायर्स के लिए ही अवेलेबल स्कीम है, इंटर स्टेट वालों के लिए नहीं है, वो हमने देखा। जो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, ये सारी जो कैटेगरी है, इन लोगों को ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता, वो भी हमने देखा। बाकी मैन्युफैक्चरर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से ऊपर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर गया है पिछले साल में, तो इस साल आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन 1.5 करोड़ के विद इन है तो आप एलिजिबल हो, उससे ज्यादा हो गया तो फिर एलिजिबल नहीं हो, उससे कम है तो एलिजिबल हो। तो ये लास्ट ईयर क्या हुआ उसके बेसिस पे इस साल डिसाइड होता है। अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर कम था, आपने इस साल स्कीम ऑप्ट कर ली, तो आप इस साल 1.5 करोड़ तक के सेल के ऊपर कोई जीएसटी कलेक्ट मत करो, चलेगा। बट अगर आपका सेल 1.5 सीआर से ऊपर चला गया विद इन दिस ईयर, तो 1.5 करोड़ के बाद जो भी सेल हो रहा है उस इनवॉइस पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो सेल्स का डेटा रेगुलरली आप व्यू करते रहो, ऐसा ना हो सेल 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया, ध्यान नहीं दिया और जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया, फिर वो कैसा होगा कि सारा रिवर्स कैलकुलेशन, सारे फ्रेश इनवॉइस, फिर कस्टमर से कंफ्यूजन, फिर अपनी पॉकेट से पे करना बहुत भारी पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि थोड़ा ध्यान रख के चलो, नहीं तो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। तो ये सब प्रोविजन हमने देखे। फिर इन्होंने बोला कि एक प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स ने बोला कि सर हम लोग साथ में आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गुड्स भी बेच रहे हैं, हम सर्विस भी दे रहे हैं। अब आपके रूल के हिसाब से तो फिर वो ट्रेडर्स जो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं वो तो बाहर ही हो गए, उनका क्या करें। तो बोला एक लिमिट सेट कर देते हैं, आपको आफ्टर सेल सर्विस से थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाना है, आप कमा लो, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ योर टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो ये आपके लिए प्रोविजन हमने कर दिया, तो चलो वो सॉल्यूशन आ गया। फिर बोला बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या, तो उसके लिए अमेंडमेंट लेके आया 2019 में, नया सेक्शन ऐड किया 10 सबसेक्शन 2A, और उसमें बोला कि भाई अदर देन रेस्टोरेंट बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स भी स्कीम में कवर हो सकते हैं। और उसके लिए जो कैटेगरी है, जो लिमिटेशन है टर्नओवर की, दैट इज 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर हो तो ये सेक्शन आपके लिए अवेलेबल होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो जीएसटी पॉकेट से भरना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर को, वो है 6%, 3+3। तो जैसे मैं इस कैटेगरी में कवर हो सकता हूँ, भाई मुझे आपको अगर पढ़ाना है और मेरा थ्रेशोल्ड 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अप टू 50 लाख है और मुझे आपसे 18% जीएसटी चार्ज नहीं करना है, तो मैं अपनी पॉकेट से 6% भर के इस चीज को बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स थे। फिर हमने देखा जो स्पेशल कैटेगरी के 8 स्टेट्स हैं, उनमें लिमिट 150 लाख के बदले हाफ 75 लाख। इसमें नॉर्थ ईस्ट के वो 7 स्टेट्स में से आसाम के अलावा बाकी के 6 आ गए, उत्तराखंड आ गया और सिक्किम आ गया। तो अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, तो ये सारे, मणिपुर, नागालैंड, ये सब कवर हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना।
मेघालय। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने कैलकुलेशन देखा था। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स बचे हैं वो देखना है, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है एग्रीगेट टर्नओवर की। पहले थियरी खत्म करनी पड़ेगी, तभी आपको बाकी चीजें समझ आएंगी। तो एक एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपको दे रखी है स्टार्टिंग में, पेज नंबर 39 पे। और उसको समझाने के लिए भी मुझे कुछ और टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, वो भी देख लेते हैं। मेरी बुक अलग है, अच्छा वो मेरा एडिशन पुराना वाला, ठीक है। नई वाली बुक कहाँ चलेगी? सॉरी, कौन सा 36 है जी। चलिए, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स यूज किए उन्होंने। टैक्सेबल सप्लाई बोला है, एग्जाम सप्लाई बोला है। तो ये सब टर्म्स पहले मैं समझा देता हूँ ठीक से एग्जैक्टली क्या है, और फिर ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। एक टर्म है टैक्सेबल सप्लाईज, एक है जीरो रेटेड सप्लाईज। ये सब टर्म्स यूज होते हैं मोस्टली, काफी जगह आते हैं पूरे जीएसटी में। पहले से क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा। टैक्सेबल सप्लाईज तो वो जिसके ऊपर एक्चुअली में जीएसटी लग रहा है, कोई भी इफेक्टिव रेट हो सकता है। दैट कैन रेंज फ्रॉम 0.25%, 3%, 5%, 18%, 28 तो रहा नहीं, अब डायरेक्ट आ गया 40%। ये सब हो सकते हैं। जीरो रेटेड सप्लाईज एक स्पेसिफिक कैटेगरी, पर उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। नील रेटेड सप्लाई, जीएसटी टैरिफ में जिन सप्लाईज पे स्पेसिफिक 0% लिखा हुआ है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अनपैक्ड प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें, तो उसको हम बोलते हैं नील रेटेड। नील इज अ स्पेसिफिक रेट दैट इज 0%। उसके अलावा बाकी के सारे रेट जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज में आ गए, ये पॉइंट है। फिर एक होता है एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई में ऐसा है कि अगर आप टैरिफ में जाके देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ जीएसटी का रेट तो वहां लग ही रहा होगा, इनमें से कोई एक कुछ भी होगा। लेकिन फिर साथ में एक नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल, जिसमें बोला हुआ है कि भले टैरिफ में परसेंटेज है, बट इफेक्टिवली आप सप्लाईज को एग्जेम्प्ट मान लो, कोई जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज में नोटिफिकेशन की वजह से जीएसटी का कुछ कलेक्शन होता नहीं, नो जीएसटी। आ रही बात समझ में? तो एग्जेम्पशन और नील रेटेड में फर्क क्या है वो समझ आना चाहिए। नील रेटेड में टैरिफ में लिखा ही है 0%, तो कोई एडिशनल नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। लेकिन एग्जाम सप्लाई में ऐसा है कि टैरिफ में तो कुछ ना कुछ रेट लिखा है, जैसे अपना प्राइवेट कोचिंग है। अब मान लो टैरिफ में लिखा है 18%, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल दे कि प्राइवेट कोचिंग वालों के लिए हम स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि भले टैरिफ में 18% है, लेकिन आपको स्टूडेंट से जीएसटी चार्ज नहीं करना है, तो मैं नहीं करूंगा। नाउ दिस इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो चीज नॉर्मली रूल में कवर होती है उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया थ्रू अ नोटिफिकेशन। इफेक्टिवली यहाँ पे भी कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है उसके रीजन में फर्क है। यहाँ रीजन क्या है कि टैरिफ में 0% लिखा है, और यहाँ रीजन क्या है कि भाई नोटिफिकेशन आया है, एंड नोटिफिकेशन ओवरराइड्स द टैरिफ। बात समझ आ रही? तो दोनों में टेक्निकली डिफरेंस है, इफेक्टिवली मॉनेटरी फर्क नहीं। ये बात क्लियर होगी? चलो अब ये देखते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है। स्पेसिफिक टर्म है, इसकी डेफिनेशन आपको मिलती है आईजीएसटी एक्ट में, नॉट इन सीजीएसटी, और सेक्शन का रेफरेंस है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। जीरो रेटेड सप्लाई में स्पेसिफिक 2 ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं। वापस जीरो रेटेड पढ़ के लगता है कि भी 0% वाला ही तो नहीं है, अलग कैसे है वो समझना है। इसमें 2 ट्रांजेक्शन कवर होते हैं, एक है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, और दूसरा है सेल टू एसईजेड जोन। अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो या आप एसईजेड जोन में बेचो, ये दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। ये डिफाइंड टर्म हो गया। जीरो रेटेड मतलब नॉट एग्जैक्टली 0%, जीरो रेटेड एक अलग ही कैटेगरी है जो यहाँ पे कवर होती है।
और ये दो ट्रांजेक्शन। एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगाना इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं है। आज आया $91 का हो गया, थोड़ा दूर है, सेंचुरी हो जाएगी वैसा लग ही रहा है, तो हालत खराब है। तो एक तो डॉलर का रेट गिरा दिया, अब रूलिंग वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं डॉलर का रेट तो जो है अगर गिर मतलब रुपी डेप्रिशिएट होता है, डॉलर महंगा होता है, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अब अच्छा है, पहले नहीं था। तो अब क्या है कि बायर जाएंगे, इंडियन करेंसी सस्ती है, ज्यादा गुड्स बिकेगा, बड़ा खुशी हुई सुन के। चलो एक्सपोर्ट डेटा निकाल के देखते हैं, तो बोले एक्सपोर्ट गिर रहा है। तो जिस चीज के लिए करेंसी सस्ती कर रहे हो कि ज्यादा माल बिकेगा, तो बिक भी नहीं रहा है, वो भी दिक्कत हो रही है। तो एक्सपोर्ट भी कम है और करेंसी भी वीक है, मतलब टोटल लॉस वाली कंडीशन है वैसा है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को हम टैक्सेबल तो कर नहीं सकते, तो उसको एक कैटेगरी में रख दिया जीरो रेटेड सप्लाई। इफेक्टिवली एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, 0% जीएसटी। आप सहज एरिया में बेच रहे हो नॉर्मल एरिया से, तो भी 0% जीएसटी वैसा हो गया, दैट इज जीरो रेटेड। अब फिर इन दोनों में फर्क क्या बचा? दोनों में 0% ही टैक्स है, तो अलग दो कैटेगरी क्यों बनाई? उसका रीजन समझना है। जो इनपुट टैक्स का हम क्रेडिट लेते हैं, इस केस में क्रेडिट नहीं मिलता, इस केस में क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट मिलता है। मेजर डिफरेंस, इसलिए उन दोनों को अलग किया हुआ है। जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में आपका जो आईटीसी है वो अवेलेबल होता है, लेकिन ये दोनों केसेस में आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए ये नील रेटेड अलग है और ये जीरो रेटेड अलग है, वैसे रीजन ये अलग। इसमें कोई तीसरा केस नहीं आता है, दो ही केस आते हैं, इसलिए डिफाइंड है, डेफिनेशन है। ये दो ही ट्रांजेक्शन को हम जीरो रेटेड सप्लाईज बोलते हैं, बिकॉज आउटपुट पे 0% टैक्स कलेक्ट होता है, लेकिन इनपुट टैक्स का पूरा क्रेडिट आपको मिल जाता है। अब सेट ऑफ करोगे कैसे? जब आउटपुट टैक्स ही कलेक्ट नहीं हो रहा, तो किसके सामने माइनस करोगे? तो एक ही ऑप्शन बचता है, रिफंड्स। सरकार को बोलो सर मैंने तो एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल जो यूज हुआ उसमें इंडिया में जीएसटी भरा था, अब ये जीएसटी तो मेरी पॉकेट से जाना नहीं चाहिए, तो बोला रिफंड करो। फिर सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो फिर रिफंड का एक ऑल्टरनेटिव रहता है। तो ये दो पॉइंट्स रहेंगे। और लास्ट कैटेगरी है जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। इसमें आपका फिर वो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, एक एग्जांपल ये, अल्कोहल आ गया, दूसरा एग्जांपल ये सब चीजें आ गई जिनके ऊपर जीएसटी है, नॉन जीएसटी वाले गुड्स है। इवन पेट्रोलियम भी नॉन जीएसटी, क्योंकि उसके ऊपर भी अभी जीएसटी इफेक्टिवली नहीं लग रहा है। ऐसा बोलो, ये पॉइंट समझ आया? अब ये टर्म्स पूरे एक्ट में जहां जहां यूज होंगे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है। थियरी में सब चीजें आपको चैप्टर के लास्ट में दे रखी है, सेक्शन 11 करके, पहले वहां से रिलेट कर लो। पेज 45, वहां समझाया व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। लैंग्वेज पढ़ के देख लो एक बार, फिर आगे देखते हैं।
हाँ बोलो, लैंग्वेज पता चला। इसके पीछे भी ये सब कंटेंट मैंने लिखा हुआ है। पेज 48 पे थोड़ा आप आगे जाओगे ना, तो ये जितना मैंने आपको बताया ना वो मेजॉरिटी चीजें मैंने मेंशन की है वहाँ पे। 48 जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, नॉन जीएसटी सब कुछ लिखा हुआ है, तो कंटेंट में है अवेलेबल ये पॉइंट्स। अब जो बाकी चीजें हैं वो भी समझ लेते हैं। ये जो एग्जामिशन की बात चल रही है ना, उसमें एक सेक्शन नंबर 11 है पेज 46 पे, जस्ट इसके पहले। उसमें बताया हुआ है कि भाई गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एग्जामिशन ग्रांट कर सकती है, और सेक्शन 11 में उन्होंने वो बातें थियोरेटिकली लिख के समझाई है। लैंग्वेज में बहुत सिंपल है, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, लैंग्वेज आपको पढ़नी है तो अभी देख लो, कोई इशू नहीं है, मैंने लिखा है, सेल्फ रीडिंग है वो। इसमें बोला एग्जामिशन दो टाइप के हैं, जनरल एग्जामिशन एंड एग्जामिशन बाय स्पेशल ऑर्डर। इसका डिफरेंस बिटवीन का आंसर भी अगले पेज पे बना के दिया हुआ है, डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको टिक करके रखना। थियरी में ना ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन जनरल एग्जामिशन एंड एग्जामिशन बाय स्पेशल ऑर्डर। अब ये फर्क क्या है दोनों में वो समझना है। जनरल एग्जामिशन जो है वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू इशू किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, और वो एग्जामिशन सबके लिए, मतलब आप कुछ अलग नहीं हो, मैं कुछ अलग नहीं हूं। अगर वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो आप भी एग्जाम्प्ट हो, और वही गुड्स और सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं तो मैं भी एग्जाम्प्ट हूं। तो ये गुड्स पे या सर्विसेज पे डिपेंड करता है, एंड इट इज कॉमन फॉर ऑल। जो भी सप्लाई करेगा वो एग्जामिशन क्लेम कर सकता है। तो नोटिफिकेशन कोई प्राइवेट इन्विटेशन नहीं है, ये पब्लिक नोटिस है वैसा। तो ये बात इन्होंने क्लैरिफाई की है लैंग्वेज में। अब बोला है कि जो जनरल एग्जामिशंस दिए जाते हैं वो एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं और कंडीशनल भी हो सकते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब कि जहाँ पे आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करनी है। कंडीशनल का मतलब है कि ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो एग्जामिशन मिलेगा, ऐसा हो सकता है। दोनों में से एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। एग्जामिशन पार्शियल भी हो सकता है, एग्जामिशन टोटल भी हो सकता है। पार्शियल का मतलब है कि जीएसटी कम देना पड़ेगा लेकिन कुछ पोर्शन पे करना पड़ेगा। टोटल का मतलब कि पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो गया, वैसा। पार्शियल एग्जामिशन में क्या करते हैं, जैसे 18% का रेट है तो बोले नहीं 18 नहीं, आपको 5 ही देना है, ऊपर का एग्जाम्प्ट, वैसा कुछ। तो वो भी एक ऑप्शन पॉसिबल है। एग्जामिशन बाय स्पेशल ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, वो नोटिफिकेशन नहीं है, ऑर्डर ही अलग से इशू होता है। नोटिफिकेशन सबके लिए होता है, स्पेशल ऑर्डर लिमिटेड चीजों पे लगेगा, वैसा है। ये पर्सन स्पेसिफिक हो सकता है और पर्पस स्पेसिफिक हो सकता है। पर्सन स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, जैसे सरकारी कंपनी के लिए कि भाई ये एग्जामिशन सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटी को ही मिलेगा, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए नहीं। तो अब 100 प्राइवेट प्लेयर एक तरफ लेकिन वो सरकारी कंपनी एक तरफ, LIC, IRCTC, ये सब के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हो सकते हैं, वो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू इशू होते हैं, वैसे बोला हुआ है। पर्पस स्पेसिफिक भी हो सकता है। पर्पस स्पेसिफिक का मतलब कि पर्टिकुलर इस इवेंट में हम जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी अपना महाकुंभ हुआ था लास्ट ईयर, तो कुंभ मेला इतना बड़ा महाकुंभ 100-150 साल में, 144 साल में एक बार आता है। अब वो वैसा इवेंट था, अब वहां पे कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन, कोई सप्लाई जिसपे जीएसटी लगता हो तो बोले नहीं इस इवेंट के लिए जीएसटी माफ। ओलंपिक्स का इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, बोले इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, स्पेशल ऑर्डर। पर्पस स्पेसिफिक कि इस पर्पस के लिए जो चीजें हो रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वैसा। तो ऐसा भी हो सकता है। The goods are generally chargeable but exempted in special circumstances and hence not available to all persons generally. सेम बात, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा कंडीशन वाला पार्ट नहीं है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्पेशल ऑर्डर है वो स्पेसिफिक होगा और वैसे ही एप्लीकेबल रहेगा। और बोला ये हमेशा इन टोटल एग्जामिशन होता है, यहाँ पार्शियल एग्जामिशन नहीं होता है। अगर आप 11 सबसेक्शन 2 की बात करोगे तो इसमें एग्जामिशन टोटल होता है, आपको 1 रुपया भी जीएसटी नहीं भरना है, वैसा। बात समझ आई? तो ये टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। अब ये पहले 46 पे जितना दे रखा है वो आप पढ़ोगे तो सेम ही चीज लिखिए। 11 सबसेक्शन 1 एंड 2 ही है जिसको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में दिया है। अब ये मैंने दोनों पार्ट इसलिए दे दिए कि सेक्शन की लैंग्वेज भी है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन भी है। एग्जाम में आप डिफरेंस बिटवीन पढ़ोगे तो उतना काफी है, मोस्टली वो लोग कंपेरिजन ही पूछते हैं, वैसा। चलिए, तो ये सब पॉइंट्स कवर हुए। इसी को नीचे वापस फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी दे रखा है, तो 3 तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई एक तो आपको समझ आ ही जाएगा। और जो सबसेक्शन 3 जो बात हो रही है उसमें बोला है क्लैरिफिकेशन। 1 और 2 तो अपन ने देख लिया टेबल में, 3 क्या है वो बता देता हूँ। वो क्लैरिफिकेशन वाला पार्ट है। जब भी इस तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं, स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं, लैंग्वेज को लेके बहुत बार उसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि बोले सर ये क्या बोला, समझ नहीं आया। होता है ऐसा, राइटिंग में कोई चीज है तो जरूरी नहीं कि पढ़ के एकदम क्लियर हो जाए। तो बहुत बार नोटिफिकेशंस और ऑर्डर्स आने के बाद रिक्वेस्ट जाती है अथॉरिटीज को, काउंसिल को, कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और ये सीए की जो काउंसिल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो भी एसोसिएशंस है, वो लोग फॉर्मली एक नोटिस भेजते हैं कि हमें इसमें नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो और कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसा करें या वैसा करें।
तो वो क्लैरिटी देने के लिए अलग से क्लैरिफिकेशंस या सर्कुलर्स भी इशू करते हैं टू एक्सप्लेन द नोटिफिकेशन, वैसा भी होता है। तो वो सब सेक्शन 3 में वो पावर भी उनके पास है। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा और सिंपल सा प्रोविजन है। चलिए, तो ये पूरा टॉपिक अपना एग्जाम सप्लाई वाला जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जब ये समझ आ गया ना, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आपको क्लैरिटी रहेगी क्या क्या हो रहा है। तो पेज नंबर 36 पे वापस आ जाओ। इसमें है सेक्शन नंबर 2 और उसका क्लॉज नंबर है 6, एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर हम वर्ड यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, टू डिसाइड दैट वेदर वी आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम और नॉट। तो जो 1.5 करोड़ की लिमिट है वो ये लिमिट है कि एग्रीगेट टर्नओवर में जो जो आएगा वो आपको इंक्लूड करना है, जो नहीं आएगा वो एक्सक्लूड करना है, और उसके बेसिस पे 1.5 सीआर देखा जाता है। अब देख लो इंक्लूजन्स में क्या क्या है। इन्होंने ऐसा बोला, इट डिफाइंस एग्रीगेट टर्नओवर एज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. It includes exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of person having the same PAN number. It is to be computed on all India basis, but it excludes central tax, sales tax, union territory tax, integrated tax, and cess. ये सब चीजें बोलिए। अब प्लस क्या माइनस क्या वो ध्यान रखना है। सारे टैक्सेबल सप्लाई जितने भी आप करते हो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बोला है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या होते हैं आपको पता है, अभी डिस्कस किया हमने। एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होते हैं। अब आप बोले सर एग्जेम्प्ट सप्लाई पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है, नहीं लगता है। हम यहाँ पे ये नहीं डिफाइन कर रहे कि किस चीज पे जीएसटी देना है, किस चीज पे नहीं देना है। हम सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि वेदर वी आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम और नॉट। तो पिछले साल में हमने जो जो बेचा है उसमें से क्या क्या यहाँ इंक्लूड करना है वो हम सिर्फ देख रहे हैं। तो दिस इज नॉट फॉर टैक्सेबिलिटी, दिस इज ओनली फॉर एलिजिबिलिटी, वो पॉइंट है। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज को एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा मानते हैं। अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट्स किए हैं तो एक्सपोर्ट्स भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगे। दूसरा, अगर आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई किया है हैविंग द सेम पैन नंबर, इसका मतलब है अपनी ही ब्रांच को, सूरत वाली ब्रांच ने मुंबई वाली ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किए, कंपनी एक ही है, पैन नंबर एक ही है, बट जीएसटी नंबर अलग अलग होगा, मतलब डिस्टिंक्ट पर्संस की बात हो रही है, तो वो सप्लाईज भी एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा होते हैं, उनको प्लस करना है। ये सबको मिला के अगर 150 लाख से ऊपर चला गया तो आप स्कीम से बाहर हो गए, और ये सबको मिला के 150 लाख से कम है तो आप स्कीम के अंदर। सिंपल सी बात हो गई, इतना ही बोला है। अब ये सारे अमाउंट्स हमें बिफोर जीएसटी वाले लेने हैं, क्योंकि हम जब टर्नओवर करते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो जीएसटी कलेक्ट भी तो होता है। तो भाई 100 रुपए का सामान बेचा और 5 रुपए जीएसटी है, तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में 100 गिनूं या 105 गिनूं? 100 बिफोर जीएसटी लेना है, वो इम्प्लाइड है। ठीक है, ब्रैकेट में एक चीज लिखी थी एक्सक्लूडिंग वाली, वो वैसे अंडरस्टूड है बट क्लैरिफिकेशन के लिए लिखी है। क्या इंक्लूड नहीं करना है? द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। बात समझ आई? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेजेस। वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने जो भी सामान खरीदा है अपने वेंडर से जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है, तो इन शॉर्ट उस पे जीएसटी तो आप ही को देना पड़ा होगा। तो बोला जस्ट बिकॉज आप उस पे जीएसटी भरते हो दैट डजंट मीन कि वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा है। बेसिक कॉमन सेंस बोलती है टर्नओवर इज सेल्स, सेल्स में परचेज थोड़ी जोड़ दोगे। तो ऐसी परचेज जिसपे आपने रिवर्स चार्ज से जीएसटी भरा है उसको आपको यहाँ पे अपने टर्नओवर में नहीं गिनना है। ये इसलिए क्लियर किया कि किसी के माइंड में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई रिवर्स चार्ज वाले में तो जीएसटी हम ही भर रहे हैं, बायर ही भर रहा है, तो फिर ये भी तो टर्नओवर का हिस्सा में मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि इस पे जीएसटी मैं भर रहा हूँ, आउटवर्ड सप्लाईज पे भी जीएसटी मैं भर रहा हूँ, रिवर्स चार्ज वाले पे भी जीएसटी मैं भर रहा हूँ। तो बोला नहीं, जीएसटी भरना इज नॉट द क्राइटेरिया। परचेज परचेज होता है, सेल सेल होता है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। और टर्नओवर वर्ड में कभी भी इनवर्ड सप्लाई को इंक्लूड नहीं करते, भले उस पर रिवर्स चार्ज लगा हो या नॉर्मल चार्ज लगा हो, दैट इज इररेलेवेंट। तो ये क्लैरिफाई किया। तो इंक्लूजन्स में क्या क्या है? सारे टैक्सेबल सप्लाईज, सारे एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्संस या सेम पैन नंबर, ये चार चीजें इंक्लूडेड है। सारा अमाउंट लेना है बिफोर जीएसटी। एक्सक्लूजन में क्या है? परचेजेस जिसपे आपने रिवर्स चार्ज पे किया होगा। ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे 2 सबसेक्शन 6 में कवर होता है। तो दिस इज एग्रीगेट टर्नओवर। चलो, तो अभी डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो चुकी है। डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकती है या इसका कहीं यूज हो सकता है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के ही चलना आप।
बोलो, समझ आया? चलो अब क्या बचा है इसमें? ठीक है, सम्स वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं 2-3 जो काफ़ी अच्छे सम्स हैं, और वही अपने कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पर इसमें यार आईटीसी नहीं बताया हुआ है ना आपको अभी, 1 मिनट। ठीक है, वैसे आईटीसी यहाँ मिलता तो नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं देख लेता हूँ सम्स में क्या हो सकता है। एक काम कर सकते हैं वैसे, इसके सम्स करने से पहले ना मैं आपको आईटीसी वाला एक बेसिक समझा दूंगा, फिर ये करें तो आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसा देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो चीज़ हमने डिस्कस अभी तक नहीं की है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये इलस्ट्रेशंस को बाद में रखते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आईटीसी का जो चेन है पूरा वो कैसे होता है। जो हमने देखा था मल्टी स्टेज टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है, फिर उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स के साथ समझते हैं तो एग्जैक्टली आपको कैश फ्लो समझ आएगा कि किसकी पॉकेट से कब कितना जीएसटी जाता है, कब वापस आता है, और एट दी एंड जो मैंने आपको बोला था कि बर्डन एंड कंज्यूमर पे होता है, तो बर्डन वहां तक पहुंचता कैसे, तो वो सारी चीज समझनी है। वो पहले कैश फ्लोज देखते हैं, क्योंकि आईटीसी का बेस पता होगा तो यहाँ कहीं जहाँ बीच बीच में आईटीसी थोड़ा बहुत कंपैरिजन में आएगा ना, आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। अभी डिस्कशन हुआ नहीं है तो जितना आप सुन रहे हो उतना ही पता है, पूरा नहीं पता है, तो पहले वो समझा देता हूँ, फिर ये सम्स देखेंगे। मोस्टली मैं ये सम्स फिर कल ही कराऊंगा, आज नहीं लेंगे। चलो पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं कि आईटीसी वाला जो पार्ट है वो कैसे वर्क करता है, वो समझो। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। चलिए, 4 लोग हैं जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है। एक अपना मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स बना रहा है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, और एक लास्ट में यूजर या कंज्यूमर है। वैसा है। अब जो गुड्स का फ्लो है वो यहाँ से होगा, गुड्स इस तरीके से फ्लो करेंगे, लास्ट में इसके पास आएंगे, ये हमें समझना है। चेन स्टार्ट जहां से हो रहा है मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर भी जो गुड्स बना रहा है कहीं ना कहीं से तो सप्लाई ले ही रहा होगा, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से चेन स्टार्ट हो रही होगी। मैन्युफैक्चरर हवा में से तो कोई गुड्स प्रोड्यूस करके निकालेगा नहीं, उसको भी कुछ इनपुट चाहिए होगा। हम ये अजम्पशन पे चल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जो भी रॉ मटेरियल का इनपुट ले रहा है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और ये बात कहीं ना कहीं तो रिलेट होगी। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, उसका एक बेस तो कुछ नेचुरल प्रोडक्ट से ही आया होगा, नहीं तो कहाँ से कोई चीज क्रिएट होगी। तो या तो अब कपड़ा होगा तो भाई कॉटन है, तो कॉटन थोड़ी ना कोई फैक्ट्री बन रहा है, कॉटन तो नेचुरल है, वो ग्रो हो रहा है नेचुरली, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसी में से फिर आप उसको कपड़े में कन्वर्ट कर रहे हो, यान बन रहा है, एटसेट्रा प्रोसेस हो रहा है। तो कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पे भी है कि जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल का सप्लाई हम किसी से ले रहे हैं, और वो रॉ मटेरियल का सप्लाई है क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो भी इनपुट्स लिए उन इनपुट्स पे 0% जीएसटी लगता है, उस पर उसने कोई जीएसटी दिया नहीं, बात ऐसी है। अब यहाँ पे इस चेन में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, आपको एक एक करके हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। जैसे मैन्युफैक्चरर है तो जब वो गुड्स बेच रहा है आगे तो उसको क्या बोलेंगे, आउटवर्ड सप्लाई, और जब वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड सप्लाई। अब मैन्युफैक्चरर जब इसको गुड्स बेचेगा तो ये तो जीएसटी कलेक्ट करेगा ना, रीजन बीइंग कि इसका जो इनपुट है वो रॉ मटेरियल, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, फिर इसको उसने प्रोसेस किया होगा, प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स बना होगा, वही फिनिश गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और वो फिनिश गुड्स जीएसटी में टैक्सेबल है। अब उसका कुछ रेट अपने डिसाइड कर लेते हैं, बेसिक 5%, तो 5% जीएसटी। तो इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरर ने पीछे इनपुट पे कोई टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन आउटपुट पे तो टैक्स कलेक्ट करेगा। समझ आ रही, क्योंकि प्रोडक्ट चेंज हो गया। उसने क्या खरीदा था, रॉ मटेरियल। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, ये मैन्युफैक्चरर जो है ना वो किसान का या मैगी का टोमेटो केचप बनाता है, एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। और टोमेटो केचप के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, टोमेटो, ठीक है। तो इसने जब रॉ मटेरियल के नाम पे टोमेटो खरीदा तो उस पर तो जीएसटी भरा नहीं होगा, तो उसके लिए जीएसटी का इनपुट टैक्स है 0। परचेजेस पे जो टैक्स भरते हैं उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं,
आउटपुट पे, सेल्स पे जो कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये एक किसान कंपनी के लिए टोमेटोज के ऊपर इनपुट टैक्स है 0, लेकिन टोमेटो को प्रोसेस करके टोमेटो केचप बना दिया, अब केचप को बॉटल में पैक करके बेचा, नाउ दैट प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर द जीएसटी टैरिफ। टोमेटो और टोमेटो केचप में प्राइमरी प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट का डिफरेंस है। प्राइमरी प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट पे लगता है, क्योंकि प्राइमरी वाला एग्रीकल्चर है। तो अब यहाँ पे ना टोमेटो केचप के ऊपर जो जीएसटी का रेट हो चुका है वो कितना है, 5%। तो इन शॉर्ट इसने जितने रुपए में होलसेलर को बिलिंग किया होगा, जितने रुपए का टोमेटो केचप बॉटल में भर के बेचा होगा, उस सबके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब कुछ अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो समझ लो। अब मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट लगा होगा उसमें उसका कुछ इनपुट कॉस्ट होगा, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग का खर्चा होगा, और उसके ऊपर उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। ये सब करके फाइनली एक सेल प्राइस बनी होगी। मान लेते हैं वो सेल प्राइस जो है वो है 1 लाख रुपए, छोटा सा अमाउंट अज्यूम करते हैं। इस सेल प्राइस के ऊपर वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा या नहीं करेगा? केचप पे तो करेगा 5%। अब केचप वैसे बोलने को टोमेटो केचप होता है, लेकिन केचप खाने लायक चीज नहीं है। आजकल काफी आता है, बोले छोटे बच्चों को केचप नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो जो टोमेटो केचप आप कंज्यूम करते हो उसकी जो थिकनेस और टेक्सचर होता है, अपने को लगता है शायद वो टोमेटो की प्यूरी है इसलिए ऐसा टेस्ट आ रहा है, बट ऐसा है नहीं। उसमें ना वो लोग आर्टिफिशियल थिकनर्स यूज करते हैं, केमिकल्स। वो केमिकल मिक्स करने के बाद वो थिक हो जाता है, तो टेक्सचर वैसे आ जाता है, तो आपको वैसे हाथ लगा के लगेगा कि तो एकदम टोमेटो प्यूरी जैसा लग रहा है, लेकिन वो भी नकली है। और अभी आजकल इंडिया में हेल्थ की बहुत बात चल रही है फूड को लेके, तो जितने भी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बेचे जा रहे हैं उसमें ये लोग रियल प्रोडक्ट्स के सारे ऑल्टरनेटिव्स यूज कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। अभी मैं पढ़ रहा था जस्ट सुबह ही, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन आते हैं, तो जो लेज की वेफर है उसमें भी ये प्रॉब्लम है, जो कॉर्नेटो आइसक्रीम आती है क्वालिटी वॉल्स की, उसका कंपैरिजन आ रहा था। बोले इंडिया में, यूरोप में और यूएस में क्या डिफरेंस है इंग्रेडिएंट्स का। ये अभी डिबेट वहां से शुरू हुआ बिस्कॉफ से। लोटस बिस्कॉफ की जो बिस्किट है वो अब 10-10 रुपए मिल रही है, पार्ले जी को कंपटीशन दे रही है, वैसा हो गया। तो वो बिस्कॉफ चीज केक का सारा बोलते हैं ना और ही खत्म हो गया। 300 रुपए वाली बिस्किट 10 रुपए में बिकेगी तो फिर उसकी वैल्यू क्या बचेगी, वैसा है। अब वो कंपेरिजन ये हो रहा है कि भाई वो 300 वाली बिस्किट अलग थी, 10 वाली अलग है। मेजोरिटी लोग तो खाते ही नहीं है, इतना महंगा बिस्किट खाने से अच्छा बंदा रोटी दाल चावल अनाज खा ले, 300 रुपए में पूरा परिवार खा लेगा, उतने वहां पे बिस्किट खा रहे हो। तो आधे लोग खाते नहीं है। और जो चीज केक वाली कैटेगरी है वो बोले नहीं यार इसका टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग है। होना ही है, 300 रुपए में 10 रुपए बहुत फर्क होता है, तो टेस्ट का डिफरेंस तो आना ही है। अब जो ओरिजिनल लोटस बिस्कॉफ वाली कंपनी जो बना रही है, वो लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, इन्होंने अब आउटसोर्स कर दिया, इंडियन वेंडर्स को दे दिया, तुम बनाओ बेचो हमारे नाम से। अब वो बोले यार अपने तो सस्ता माल यूज करेंगे, अपने को सस्ते में बेचना है, तो सारा जो अंदर का इंग्रेडिएंट है वो चेंज हो गया। अब वहां पे वो लोग जो आटा यूज कर रहे थे, रागी यूज कर रहे थे, उसको इन्होंने मैदे से कन्वर्ट कर दिया। वहां पे जो ऑयल यूज कर रहे थे अच्छा वाला कॉर्नफ्लावर ऑयल, अपना सॉरी सनफ्लावर ऑयल यूज हो रहा था, तो सनफ्लावर ऑयल के बदले यहाँ पे पाम ऑयल यूज कर रहे हैं। पाम ऑयल सस्ता पड़ता है पर हेल्थ के लिए बहुत खराब है, मैदा हेल्थ के लिए बहुत खराब है, लेकिन चीप है। तो फिर वो बिस्किट को कॉस्ट पे लाने के लिए उन्होंने इंग्रेडिएंट्स को बदल दिया पूरा। अब ये सेम काम बाकी प्रोडक्ट्स में हो रहा है। कॉर्नेटो का मैं पढ़ रहा था अभी सुबह, अब अपने यहाँ पे जो आइसक्रीम बेची जा रही है वो फ्रोजन डेजर्ट के नाम से बिक रही है, आइसक्रीम है ही नहीं। अब यूएस में जो बिक रही है कॉर्नेटो, उसमें वो लोग डेयरी प्रोडक्ट और मिल्क और क्रीम ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो अब आइसक्रीम नहीं खा रहे हो, आप तेल खा रहे हो, आपको लग रहा है आइसक्रीम खा रहे हो, तेल को जमा दिया, ठंडा कर दिया, फ्रोजन डेजर्ट बोल के बेच दिया। और वही आइसक्रीम मेल्ट होने दो, मेल्ट होने के बाद उसका टेक्सचर देखना, उसकी स्मेल देखना, आपको खाने का मन नहीं करेगा। पर ये डिबेट कुछ साल पहले शुरू हुआ और फिर कंपनीज ने इसको चेंज किया। तो अभी सब कंपनी ना अपने पैकेट पे लिखती है मेड ऑफ रियल मिल्क, मेड ऑफ गुडनेस ऑफ मिल्क, वैसा मेंशन करते हैं। क्योंकि अमूल का, वाडीलाल का, हैवमोर का, ये सब का सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। अमूल ने बोला यार ये सारे ब्रांड आइसक्रीम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ये लोग अपने आइसक्रीम में मिल्क तो यूज करते ही नहीं है। तो मिल्क प्रोडक्ट के बिना आइसक्रीम कैसे बोल सकते हैं, तो पूरा पाम ऑयल है। पहले भी वो वेनिला आइसक्रीम और ये सब आती थी बिफोर दिस मैटर। वो अगर कभी लाइट चली जाए ना तो आपके फ्रीजर में आइसक्रीम मेल्ट हो जाए ना, उसके बाद वो मेल्टेड आइसक्रीम का टेक्सचर देखना, वो आपको लिटरली लगेगा कि ये कुछ और है, दूध तो है ही नहीं, वो पूरा ना ऑयली हो जाता है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल है, वो दूध थोड़ी ना है। तो आपको क्या लग रहा है, आप आइसक्रीम खा रहे हो तो मिल्क वाली चीज है, लेकिन उसमें वेनिला का सब्सटेंस है, आर्टिफिशियल थिकनर है, वेजिटेबल पाम ऑयल है और स्टेबिलाईजर्स और फूड कलर है। हेल्दी कुछ भी नहीं है और शुगर तो है ही अलग से, तो आप खा ही रहे हो, मतलब जहर खाने के बराबर है, वैसा हो गया। तो इंडियन पब्लिक को इतने साल से ये सब खिलाया, अब जब थोड़ी हेल्थ की बातें सोशल मीडिया में हो रही है और ये कोर्ट केसेस हो रहे हैं, तो सब कंपनीज ने अब मिल्क सॉलिड्स और मिल्क यूज करना शुरू किया
पाम ऑयल का कंपोनेंट कम किया, तो अब जब वो आइसक्रीम पिघलती है तो दूध जैसी लगती है, पहले वो तेल जैसी लगती थी। तो इतने लोगों को पता ही नहीं था। अब किसी को एसिडिटी है ना, तो उसको खिला रहे, बोले वेनिला आइसक्रीम खा ले, तेरे को अच्छा लगेगा, उसको खा के अच्छा लग भी रहा है साइकोलॉजिकली अच्छा लग रहा है। अब सोचो किसी को एसिडिटी हो रही है, उसको आप तेल पिला दो तो बेचारे क्या हालत हो। इतने साल से इंडियंस साइकोलॉजिकली बेवकूफ बन रहे हैं, जिस किसी को एसिडिटी हो ना, या तो उसको लिम्का पिला देते या उसको वेनिला आइसक्रीम का कप ला के देते, बोले ले वेनिला आइसक्रीम खा ले, और 10 वाला 20 वाला कप ला के देते, बोले नहीं ज्यादा खा, अच्छा लगेगा तुझे। वो भी खा रहा है, बोले नहीं अब ठीक लग रहा है मुझे। मतलब पागल हो गया, ऐसे अच्छा तो ऐसे किचन में जाके तेल पी लेता ग्लास भर के, अच्छा ही लगता तेरे को अगर वैसे ही लग रहा था तो। पता ही नहीं है ना उसको कि वो दूध पी रहा है कि तेल पी रहा है, उसको लग रहा है नहीं वेनिला आइसक्रीम खाई ना अब ठीक हो जाऊंगा। अब एसिडिटी है तो भी उसको लग रहा है नहीं फर्क तो पड़ा, बोले अच्छा है अब ठीक लग रहा है, मालूम नहीं है। सोचो तो कस्टमर को ठीक हो गया, हाँ ठीक भी हो जाता है, उसको मालूम थोड़ी ना कि उसको क्या खिला रहे, उसको बोल दे रहा मेंटली ठीक हो गया ना, तो अंदर सब ठीक है वैसा है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, आप ये पैकेज फूड पे पढ़ना, उसमें क्या है वो लोग डायरेक्ट नहीं लिखते, थिकनर, स्वीटनर, INS, ये कोड नंबर लिखते हैं, INS 407, INS 411। अपने कहाँ गूगल करते हैं कि 411 क्या है, 407 क्या है, करोगे तो मालूम पड़ेगा आर्टिफिशियल थिकनर है। तो अभी तो डॉक्टर्स वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे खास, बोले बच्चों को टोमेटो केचप गलती से भी मत दो, ये थिकनर्स है, ब्रेन को डेवलप करने से रोकते हैं, ये है वो है। और जो हम तो अपने तो खा रहे हैं भर भर के आराम से ठीक है, अपना ब्रेन तो जितना डेवलप हो सकता था उतना हो चुका है, अब कितना भी कोशिश कर रहे हैं हो ही नहीं रहा है, तो खाओ फिर क्या फर्क पड़ रहा है जिनका हो रहा है उन बेचारों को तो कम से कम होने तो पूरा वैसा है। तो हेल्थ वाला इशू काफी है। और इवन लेज का भी जो है उसमें भी वैसा है, इंडिया में जो लेज बिक रही है उसमें पाम ऑयल यूज हो रहा है, US में जो बिक रही है उसमें सनफ्लावर ऑयल यूज हो रहा है। और सनफ्लावर ऑयल इतना खराब नहीं है जितना पाम ऑयल खराब है, बट इंडिया में क्योंकि सरकार को फर्क पड़ता नहीं है, लोगों को फर्क पड़ता नहीं है, सस्ता चाहिए, तो ये कंपनीज भी मजबूर है कि जब तुमको सस्ता चाहिए तो उसमें यही मिलेगा। तुम 10 रुपए का वेफर का पैकेट खाओगे, 50 वाला तो खाओगे नहीं, तो भाई 10 रुपए में हमको यही अफोर्डेबल है, यही खाओ, तुम भी यही लायक हो। तो कस्टमर भी वैसा ही है, कंपनी भी वैसी ही है, और सरकार तो लीस्ट कंसर्न है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो US में तो फूड के रूल्स इतने खतरनाक है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ उठा के गवर्नमेंट फेंक देगी ना, जो करना है कर लो, कुछ नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में भर भर के बिकते हैं US में बैन है। किंडर जो है बैन है, किंडर जो है बच्चे पागल हो जाते हैं, दुकान पे लेट जाते हैं नीचे सब कि किंडर जो है चाहिए, पता नहीं उसमें है क्या, ऐसा कुछ है भी नहीं, पर वो डब्बा ऐसा पैकिंग बना दिया वो गिफ्ट आर्टिकल जैसा, अंदर से इतनी सी चॉकलेट निकलती है, वो खाई, वो फिर डब्बा लेके चले गए, उतने के लिए 50-50 रुपए लोग दे रहे हैं, और माँ बाप दिलाते हैं मजबूर होके। US में किंडर जो है स्पेसिफिक बैन है कि बोले इसके अंदर जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो उससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है कि जो ब्रेन में ना वर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, जो आपके ब्रेन सेल्स को फिजिकली खा जाते हैं, और इससे डेथ हो सकती है। और US में से बहुत केस हुए हैं जिससे ये हुआ है। तो US गवर्नमेंट ने तो किंडर जो है उठा के फेंक दिया, बोले US में चाहिए ही नहीं, ये बिकेगा नहीं, अलाउड ही नहीं है। इंडिया में देखो भर भर के बिकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मसालों में आया था अभी, स्पाइसेस में भी सिंगापुर में कोई लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, बोले इंडिया में जो स्पाइसेस यूज हो रहे हैं मसाले पैकेज, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बढ़ाया गया है, और जो लिमिट होती है उससे ज्यादा कंपोनेंट्स मैग्नीशियम या कुछ यूज हो रहा है, एंड दैट लीड्स टू कैंसर। तो बोले पूरे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स में कहीं पे भी इतना कंपोनेंट मसालों में अलाउड ही नहीं है जितना इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एवरेस्ट के मसालों का चेकअप किया, सबका किया, ब्रांडेड में सब में है। तो अगर एवरेस्ट मसाले में अगर ऐसा है तो बाकी कंपनी से तो क्या एक्सपेक्ट करते हो। और गवर्नमेंट जब कुछ बोल ही नहीं रही है तो बेचो जो बेचना है, वो कॉस्ट कटिंग करो जितना करना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। तो मेन चीज है कि भाई अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके ऊपर तो GST नहीं है, लेकिन जब आप उसको टोमेटो केचप में कन्वर्ट करके बेच रहे हो तो फिर उस पर GST, टोमेटोज एंड टोमेटो केचप टैरिफ में डिफरेंट प्रोडक्ट है। अब बात यह है कि किसान वाला टोमेटो केचप बना रहा है तो इनपुट पे 0% GST, उसमें तो कोई GST भरा ही नहीं है पीछे, उसका इनपुट टैक्स जो है वो 0 है, लेकिन वो होलसेलर से तो GST कलेक्ट करेगा। अब होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इसने इसका जो परचेज कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपए, ये वाला 1 लाख रुपए, प्लस उसने उसके ऊपर GST पे किया कितना, 5,000 रुपए, टोटल हो गया 1,05,000। अब होलसेलर के लिए जो इनपुट टैक्स है वो कितना है, 5,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स का कंपोनेंट है 5,000 रुपीज। अच्छा, ये होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, मेट्रो, डीमार्ट, रिलायंस स्टोर, किराने के स्टोर जो आपके घर के आसपास है उनको बेचेगा, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा या नहीं करेगा। मान लेते हैं, अपने कुछ परसेंटेज पे नहीं जा रहे, सिंपल मान लेते हैं कि इसका जो सेल प्राइस है वो कर देते हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख प्लस GST। अब होलसेलर रिटेलर से GST कलेक्ट करेगा क्या नहीं करेगा,
किस रेट पे करेगा, सेम 5%। ये केचप तो वही है बॉटल में, कोई प्रोडक्ट चेंज तो हुआ नहीं, तो रेट भी वही लगेगा। तो 2 लाख पे 5% जीएसटी मतलब कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो सप्लाई की वैल्यू हो गई 2,10,000। अब आप सोचो होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने जो पीछे इनपुट टैक्स भरा है यहाँ पे, वो कितना पे किया है, 5,000, ठीक है। और यहाँ से रिटेलर से कितना कलेक्ट कर रहा है, 10,000। तो क्या पूरा 10,000 ये उठा के सरकार को पे कर देगा? वो बोलेगा देख मैं कंज्यूमर तो हूं नहीं, मैंने तो बेचने के लिए खरीदा है, और मैंने पीछे से खरीदा है तो मैं तो आगे बेचने वाला हूँ। तो जितना मैंने पीछे जीएसटी दिया है वो मेरा देना बनता नहीं था, बट क्योंकि आपने मल्टी स्टेज टैक्स बना रखा है मुझे पे करना पड़ा। जैसे ही होलसेलर को रिटेलर से ये पैसा मिलेगा 10,000 रुपए, ये होलसेलर पहले अपना 5,000 निकाल लेगा। वो बोलेगा भाई मैं क्यों अपनी जेब से भरूं। अब देखो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की कमाई कितनी हो रही है, तो गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर ने कोई जीएसटी सबमिट किया होगा नहीं, पहले वो आपको देखना है। देखो मैन्युफैक्चरर से चेंज शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरर ने पीछे रॉ मटेरियल सप्लायर को कोई जीएसटी भरा था नहीं, लेकिन उसने होलसेलर से कलेक्ट किया 5,000। अब मैन्युफैक्चरर ये 5,000 रुपए अपनी जेब में डालेगा, सरकार को देगा, सरकार को देगा। पीछे तो उसने कुछ भरा नहीं था तो पूरे देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर के हाथ से 5,000 रुपए मिले। अब जब बात होलसेलर पे आई है तो होलसेलर क्या बोल रहा है, भाई देखो मैंने पीछे 5,000 भरे हैं, वो 5,000 सरकार तक पहुंच चुके हैं। अब जो आगे से मैं कलेक्ट करूंगा ना, उसमें से मैं पहले अपने 5,000 निकाल लूंगा। समझ आई? तो होलसेलर की पॉकेट से गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाएगा, फिर से 5,000। समझ आया कैसे? ये 10 में से उसने अपना 5 माइनस किया, बाकी का दे दिया। समझ आया? ये जो 5 माइनस किया ना, इसको हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स का क्रेडिट, और बाकी का कैश में जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो उसमें इनपुट टैक्स के नाम पे 5,000 भरा है, उसने आउटपुट टैक्स के नाम पे 10,000 कलेक्ट किया है। वो पहले अपना नुकसान कवर करेगा, बाकी का सरकार को जमा करवाएगा। ये बात समझ आ रही? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो रिटेलर है डीमार्ट वाला, वो कंज्यूमर को बेच रहा है कि गुड्स, कंज्यूमर उसको पैसे दे रहा है, सेम 5% जीएसटी। अब मान लेते हैं रिटेलर ने कंज्यूमर को गुड्स बेचा है 4 लाख रुपए में, तो 4 लाख पे जीएसटी इकट्ठा किया होगा 5%, कितना हो गया, 20,000 रुपए जीएसटी आया होगा। अब यहाँ से आया है 20,000। तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, उसने 20,000 रुपए कलेक्ट किया, क्या पूरा 20,000 सरकार को दे देगा? रिटेलर बोलेगा भाई रुक जा, मैंने भी पीछे भरा हुआ है, कितना, 10,000, मैं 10,000 काटूंगा, बाकी के 10,000 ही जमा करवाऊंगा। तो जो रिटेलर है उसके हाथ से सरकार को मिलेंगे 10,000। बात समझ आई? अच्छा अब आ गया केचप कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर तो आप हो जो कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है केचप को, तो आपकी तो प्लेट में आया, बॉटल से खोल के यूज कर लिया, आगे किसी को बेचा नहीं। तो ये जो जीएसटी आपने भरा था ये आगे से रिकवर हो पाएगा? नहीं, यू आर द एंड कंज्यूमर, बात खत्म हो गई। अब जो 20,000 आपकी पॉकेट से गए थे वो आपका कॉस्ट, कुछ भी रिकवर इसमें से हो नहीं पाएगा। अब देखो ये पूरे चेन में अगर आप इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इनमें से किसी की भी जेब से एट द एंड जीएसटी नहीं गया। मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से कहाँ गया? जो 5,000 आया था वो जमा करा दिया। होलसेलर की पॉकेट से पहले 5 गया, जैसे ही 10 आया उसने अपना 5 निकाल लिया, तो उसने बाकी का ही 5 भरा। होलसेलर के पास जैसे ये पेमेंट आया ना, वो फ्री हो गया, उसके 5,000 निकल गए। अब फंसा हुआ है रिटेलर। रिटेलर ने जैसे ही कंज्यूमर को गुड्स बेचा, उसके पास ये 20,000 आया, उसका फंसा हुआ 10 निकल गया, बाकी का 10 उसने सरकार को दे दिया। अब वो भी फ्री हो गया, पर कंज्यूमर ने लास्ट में 20 भरा, वो आगे रिकवर हो ही नहीं पाया। तो एट द एंड पूरा बर्डन किस पे आया? कंज्यूमर पे। अब देखो ये ना वो पासिंग द पार्सल वाला गेम है, म्यूजिक बज रहा है, इसने पार्सल इसको पकड़ाया, अब सारा सारा रिस्क इसके ऊपर है। इसने पार्सल इसको पकड़ाया, ये फ्री हो गया। अब इसने पार्सल इसको पकड़ाया, ये फ्री हो गया। अब म्यूजिक यहाँ पे बंद हुआ। समझ आ रहा है? अब आगे कोई नहीं है जिसको पार्सल पकड़ा सके, तो बेचारा सारा बर्डन तो इसके ऊपर आ गया। अब देखो इस पूरे ट्रांजेक्शन में यहाँ से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि 5,000 तो निकल गए, ये 10 भी रिकवर हो गए, ये 20 इसके फंस गए। सरकार की कमाई कितनी हुई पूरे चेन में? देख लो, टैली हो जाए। ये पूरे 20,000 पता है कौन सी जेब से गए? कंज्यूमर से गए। सरकार को मैन्युफैक्चरर के हाथ से 5,000 मिले, होलसेलर के हाथ से 5,000 मिले, रिटेलर के हाथ से 10,000 मिले। सरकार की टोटल कमाई 20,000 हुई। वो 20,000 आया कहाँ से? इसकी जेब से गया। समझ आ रहा है? तो एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन जो कंज्यूमर है वही कॉस्ट बर्डन बेयर करता है, बाकी के बीच में सब निकल जाते हैं। उनको क्या है ना, शॉर्ट टर्म के लिए खाली खर्चा निकालना पड़ता है। जैसे होलसेलर है, उसने मैन्युफैक्चरर से माल उठाया, 5,000 जीएसटी भरा, तो होलसेलर का माल तुरंत तुरंत तो बिक नहीं गया होगा, उसने फिर रिटेलर को भेजा होगा। रिटेलर बोले मैं पेमेंट करूंगा 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में, ऐसा सब होता है।
तो मैंने तो पीछे 5 भर दिए, ये आने में, ये वाला आने में लगे 30 दिन, तो 30 दिन तक मेरे 5,000 रुपये फंसे हुए रहेंगे। फिर जैसे ही रिटेलर मेरा पेमेंट क्लियर करेगा, मेरे 5,000 रुपये खुल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये पैसा जो फंसता है ना, ये टेम्पररी फंसता है, कुछ दिनों के लिए, लेकिन इसका जो पैसा गया वो गया परमानेंट। बात समझ आई? इस तरीके से आईटीसी वाला सिस्टम वर्क करता है। जो भी यहाँ पे बीच में है चेन में, पीछे उसने जो टैक्स भरा है वो इनपुट टैक्स, आगे से जो कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते ही पहले अपना नुकसान की भरपाई कर लेता है, बचा हुआ जाके सरकार को दे देता है। बात समझिए? एट द एंड गवर्नमेंट को भी उतना ही पैसा मिलता है जितना कंज्यूमर की पॉकेट से गया, वो टैली हो जाता है। बीच में सब लोग बाहर निकल गए, किसी का नुकसान नहीं हुआ। समझ आए? इस तरीके से पूरा आईटीसी, आउटपुट टैक्स कलेक्शन और इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने वाला सिस्टम वर्क करता है। अब ये सब चीजें ध्यान में है तो आगे के सारे चैप्टर्स में जहाँ पे भी पॉइंट आएगा आपको क्लैरिटी रहेगी कि हम कर क्या रहे हैं। आईटीसी का अलग से चैप्टर है, उसमें भी ये सब चीजें होंगी, और अभी ये जब करेंगे आगे सम्स तो उसमें भी ये पॉइंट जहाँ इन बिटवीन आएगा, तो आईटीसी वर्क कैसे करता है आपको पता है। तो ये थोड़ा बैक एंड में प्रोसेस चलता है, बट पता होने से ये है कि बाकी सम्स आपको फिर इजी लगेंगे। वैसा आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये स्टोरी थी, तो इतना ध्यान रखना काफी है। अब इसके इलस्ट्रेशन फिर अपने कल स्टार्ट करते हैं, तो इसमें पॉइंट्स काम आएंगे तो आपको रिलेट हो जाएगा वैसे। ठीक है।